क्या मैं देश को यह कह सकता हूं कि उत्तराखंड इतना उदारवादी राज्य हो गया है, वहां कोई नियम कायदा नहीं, चाहे जो आए, चाहे जो गतिविधि करे, चाहे जो बना दे। मंत्री जी वहीं पर पहुंच गए हैं, वहीं लगातार लोगों से संपर्क अरुण जी, लोगों के बीच ऐसा है क्या जो उत्तराखंड की दशा दिख रही है मुझे? कभी मैंने नहीं सुना कि ये इस चिंतन हुआ हो वैज्ञानिक आधार पर कि इससे ज्यादा ये पेट्रोल डीजल चालित वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा होटल नहीं खुलेंगे, इससे ज्यादा कहीं कोई बैरियर लगाया क्या कभी उत्तराखंड ने? अरुण जी, नहीं, कभी नहीं लगा। वही मैंने कहा कि कैरिंग कैपेसिटी को लेकर कोई स्टडी कंडक्ट नहीं की गई। और आपने जैसे हेलीकॉप्टर की बात की कि लोग उड़ रहे थे विमान लेके, मुझे एक पूर्व मुख्य सचिव की भी याद है, राकेश शर्मा, केदारनाथ आपदाई की बात कर रहा हूं मैं जी। वो उन्होंने पर्सनल टैक्सी बना लिया था हेलीकॉप्टर को केदारनाथ आपदा के दौरान। राकेश शर्मा जी बड़े चर्चित ब्यूरोक्रेट। और राकेश शर्मा सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो अवतारी थे। हर मुख्यमंत्री उन पे फिदा था। मथुरा जी गलत बोलूं तो टोक देना। तो बात यही है कि बेसिकली जो है जी, जो कैरिंग कैपेसिटी तो छोड़ी है ना बिल्डिंग। अब ये जोशीमठ की बात पे दोबारा आना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पे 50 डिग्री अगर स्लोप है, उस पे भी मकान बना दिए गए, तो ये तो वायलेशन है ना, टोटल वायलेशन है। और इसको नजरअंदाज करना जो है वो आपराधिक गतिविधि मानूंगा मैं उसको। इस तरह की बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। चलो अब गलतियां हो गई है। मकान 70 डिग्री में 70 डिग्री में बना दिए हैं, 70 डिग्री में नहीं। वहां पे जोशीमठ में कई ऐसे मकान हैं जो स्लोप पे बने हुए हैं, 50 डिग्री 40 डिग्री स्लोप पे बने हुए हैं जी। वो वही बात मैं कह रहा हूँ। ठीक बात है अरुण जी, ठीक बात है। सुशील जी, आप तो वैज्ञानिक आदमी हो, जमीन का ही सब अध्ययन करते हो। उत्तराखंड में देवभूमि होने के नाते क्या सरकारों ने सारे नियम कायदे हटा लिए? बोले ओपन फॉर ऑल है क्या? चाहे चिड़ियाघर खोलो और चाहे टनल बनाओ और चाहे बिजली बनाओ, चाहे परमाणु विस्फोट करो, सब फ्री है। और चाहे अपना फार्म हाउस बना के यहाँ स्टिंग ऑपरेशन करो। सुशील जी, ऐसा कुछ है लगता है मुझे, नहीं? सुशील जी आवाज आ रही है? अच्छा देखिए भैया, सुशील जी जोड़े तो बताइएगा। मधु भट्ट जी, यही प्रश्न आपसे, सरकार किसी की रही हो, ओपन फॉर ऑल बना के रखा आप लोगों ने बस। हाँ, गायत्री मंत्र जैसे हम लोग सुबह पढ़ते हैं ना, वैसे उत्तराखंड के जो भी राजनीति में करने आता है उसको एक मंत्र उसका गुरु दे देता कि बेटा जहां भी जाना देवभूमि 3 बार बोलना, कहना देवभूमि देवभूमि देवभूमि, बस इसके अलावा करना कुछ नहीं। मधु जी, मैं जितने भी लोगों से बात करता हूं वो यही बोलते हैं। मैं उनसे पूछता हूं ये अवैध निर्माण क्यों हुआ, वो कहते देवभूमि। मैं कहता हूं ये विस्फोटक इस्तेमाल क्यों हो रहे, वो कहते देवभूमि। मैं कहता हूं ये 7 मंजिल के होटल क्यों बन गए, वो कहते देवभूमि। मैं कहता हूं सर्वे क्यों नहीं हुए, वो कहते देवभूमि। हम कुछ भी पूछे वो केवल देवभूमि बोलते हैं। मधु जी, देखिए अमिताभ जी, देखिए अब आप देवभूमि, अगर देवभूमि तो देवभूमि है नहीं, लेकिन सवाल तो सुनेंगे कि नहीं? सवाल जो हो रहा है उसका जवाब तो देना होगा ना। देवभूमि कहने से सवाल नहीं टल जाएंगे ना। ये जो हजारों लोग बेघर हो गए, इन पर इनकी तो पीड़ा हमको सोचनी होगी ना मधु जी, नहीं? सबसे बड़ी बात मैं अमिताभ जी आपको ये बताना चाहूंगी, देखिए इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए जापान जैसे देश में जो हर समय भूकंप आते रहते हैं और वहाँ उसमें भी लोग जीवन यापन करते हैं, तो हमें उस टेक्नोलॉजी का, जिस प्रकार से भूगर्भीय जो हलचल होती रहती है, इसमें हमें उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बात यह है कि उस टेक्नोलॉजी को अब यहाँ लाना पड़ेगा और जो पूरे, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई इस किस्म की जो आपदा और इस प्रकार की जो घटनाएं हो सकती है उनसे निपटने के मधु जी, तो केदारनाथ के बाद वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ गई? केदारनाथ से बड़ी आपदा तो हाल फिलहाल नहीं देखी किसी ने, तब उस वक्त क्यों नहीं आई? फिर 10 साल काट दिया ऐसे ठंडे में। तभी तो देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपदा प्रबंधन बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है। तभी तो आपने देखा होगा बीच में कई प्रकार की जो आपदाएं आई उनसे हमने बहुत अच्छे तरीके से उनसे हमने निपटने का काम किया है। लेकिन ये जो हमारे सामने जो फिलहाल इतनी बड़ी जो, क्योंकि हर जगह ये समस्या जो आ रही है, इसका
इसको किस प्रकार से निपटा जा सकता है, इस समस्या का समाधान हमें आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित रूप से हम इसको खोज लेंगे। जी। लेकिन अच्छा, अभी मधु जो जी, फिलहाल एक मिनट मधु जी, एक मिनट, आप आगे भविष्य में क्या कर लेंगे वो तो भविष्य में ही देखेंगे। हम तो आप प्रश्न ये पूछ सकते हैं अभी जो नहीं किया वो, और पहले आप लोगों ने जो नहीं किया, हम उसी सवाल पूछ सकते हैं। भविष्य में अगर अच्छा करेंगे तो हम सबसे पहले आपके लिए ताली बजाएंगे। 1936 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया, जोशीमठ की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की अंग्रेजों के जमाने में। उसके बाद 70 के दशक में, शायद 76 में मिश्रा कमेटी बनी, ठीक। उसके बाद रौतेला की रिपोर्ट आई अभी हाल में, ठीक। क्या इन सब रिपोर्टों पर के कागजों पर पकौड़े रख के खा लेते हैं क्या सब लोग? पढ़ते पढ़ाते नहीं है कोई? मैं ये समझ नहीं पा रहा। एक समझ सुनिए, 36 में जो कहा गया वही मिश्रा कमेटी में कहा गया, फिर जोशीमठ में निर्माण कैसे हुआ ये नहीं पूछूं? यह रिपोर्ट खो गई थी, या तो ये कह दीजिए कि चोर चुरा ले गए रिपोर्ट, हमने पढ़ी नहीं, तो भी मैं चल मान लूं। मधु जी, रिपोर्ट में था ना ये। मैं सोची आप जोशी जी बोला आपने, तो मैं सोचा जोशी जी को पूछ रहे आप। नहीं, बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से अमिताभ जी जो बात आपने कही है वही बिल्कुल। ये देखिए, जब 1976 से जब इस प्रकार का एक पूरा सर्वेक्षण हो गया था, तो उसके बाद इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों नहीं वहां पे जिस प्रकार से अंधाधुंध, जिस प्रकार 7-7 मंजिलें जो बता रहे भवन जो निर्माण की, क्यों उनको परमिशन दी? किसने परमिशन दी? निश्चित रूप से इस पे जांच की जाएगी, कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले समय में इस प्रकार से जो है जो पहाड़ी क्षेत्रों में भैया क्यों परमिशन दी? परमिशन ना दी जाए, इसके लिए काम होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जो इस समय जो समस्या है, उस समस्या का समाधान हमारी पूरी जितनी भी इसमें राजनीति ना होके हमें इस समस्या का समाधान इस समय करना है। वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के निवासियों के साथ हमारी बिल्कुल मानवीय संवेदनाएं और उनके लिए राहत के लिए फिलहाल काम करना है। मथुरा जी, एक लाइन में बताइए, क्यों आप कांग्रेस इसके लिए, कांग्रेस अपने हिस्से में कहां तक जिम्मेदार है, उतनी की जिम्मेदारी लीजिए। नहीं, निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं ना, हमारी सरकारें जब भी रही 2000 के बाद, निश्चित रूप से हमने पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई मास्टर प्लान तैयारी नहीं किया। पर्वतीय क्षेत्र के आप बताइए, उत्तरकाशी का वरुणा पर्वत में उतना बड़ा हमारे कांग्रेस के समय में ही, तिवारी जी के समय में उतना बड़ा स्लाइड आया, वो पर्वत गिरता गया। हमने उसके बाद सबक नहीं ली, उसके बाद केदारनाथ से सबक नहीं ली, और तो और चमोली से नहीं लिया। रैणी गांव की उतनी बड़ी त्रासदी के बाद 200 लोग मर गए, लोग नहीं मिले, टनल बंद होगी। आज भी वो टनल रहस्य बनी है कि उस टनल में कितना मलबा है, अंदर ही मशीन रहेगी, जो मशीन काम कर रही थी उसमें कुछ नहीं कर पाए। इसमें कमजोरियां तो हैं अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। भैया सुशील जी, एक सवाल छोटा सा आपसे, क्या उत्तराखंड में फ्री फॉर ऑल है? कोई वैज्ञानिक जांच पड़ताल का काम नहीं होता वहां? बोले जिसका जो मन आए सो बना ले। क्या ऐसा ना हो कहीं उत्तराखंड में परमाणु विस्फोट का भी परीक्षण का कार्यक्रम शुरू करा दे कोई प्राइवेट प्लेयर आके? नहीं सुशील जी, लग रहा फिर उनसे संपर्क कट गया। बताइए, वैज्ञानिक भी संपर्क में नहीं रहते, उनका नेटवर्क आउट रहता है उत्तराखंड में, इससे समझ गया। ठीक, फिर तो राजनेताओं के हाथ में। भैया अरुण प्रताप जी, स्थिति किसी हर आपदा के समय, मैंने 35 साल के अपने जीवन में हर आपदा के समय उत्तराखंड के नेताओं को एक ही कंबल के नीचे छुपते देखा। अभी ऐसे सवाल मत करिए अमिताभ जी, अभी आपदा है, हम लोग बहुत फंसे हुए हैं, ठीक। सबक लेकिन नहीं लिया कभी, आपदा दर आपदा आती रही। सबक क्या हुआ जी अरुण जी? थोड़े दिन में ऐसा होता है कि कोई आपदा आती है, लोग ऐसा लगता है कि चेत रहे हैं, थोड़े दिन बीत जाते हैं, मैनेज हो जाती है किसी तरह से, कुछ कंपनसेशन मिल जाता है, चीजें थोड़ी सी व्यवस्थित होने लगती हैं दोबारा, और फिर भुला दिया जाता है त्रासदी को। इस देश में भी और इस प्रदेश में भी यही हाल है। आपने कहा वो रिपोर्ट जो आती है कमिटीज की, वो चोरी हो जाती है क्या? वो डस्ट गैदर करती हैं, उनमें धूल
चढ़ती रहती है, उनका कभी गंभीरता से अध्ययन ही नहीं होता आज तक। आपको तो पता ही है कि बोरा कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी, गृह मंत्रालय की। जी तो आज मैंने तक उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल अरुण भाई, मैंने मैंने केदारनाथ के बाद जब सत्ता परिवर्तन हो गया मथुरा जी, तो मैंने हरीश जी से कहा, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, मैंने हरीश जी से कहा कि भाई जो आपदा की राशि आई है विश्व भर से, क्या उस पर एक श्वेत पत्र जारी करा दीजिएगा। बोले बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कराना चाहिए, कराएंगे। क्या चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ, उनसे कहा कि अमिताभ जी का सुझाव बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लीजिए, ये करना है। आज तक श्वेत पत्र नहीं आया, सरकारें बदल गई। हमको मालूम है रोशनी कहाँ अटकी हुई। भैया ज़्यादा कहलाओ ना मथुरा जी। सुशील जी आप जुड़े हैं कि नहीं भैया? हाँ मैं जुड़ा हूँ सर, मैं जुड़ा हूँ, बताइए। ठीक नहीं, बीच बीच में आप नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं। खैर एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या उत्तराखंड में वैज्ञानिक जांचों की, पड़तालों की, अध्ययनों की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको लॉकर में रख के चाबी गंगोत्री में डाल दी जाती है, उनको कोई पढ़ता नहीं? 1936 से लेके अब तक की 10 रिपोर्ट तो मेरे संज्ञान में है। हाँ जी। कोई पढ़ता पढ़ाता नहीं यहां। बोले आ गई रिपोर्ट, बोले ताला बंद कर दो, चाबी तुरंत गंगोत्री में फेंक दो, ताकि कोई दूसरा भी ना पढ़ पाए। ऐसा है क्या? नहीं देखिए, मैं इसमें बेसिकली क्या टिप्पणी करूंगा आप बताइएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जोन 5 में आता है जोशीमठ, और इसमें इस तरह के निर्माण के लिए वास्तव में यदि मानक अपनाए नहीं तो ये इस तरह की त्रस्त भी आ सकती है फिर। और मूवमेंट है वहाँ पर ग्राउंड में, और हाउसेज उस तरह से बने नहीं है जिस तरह से बनने चाहिए। तो फ्यूचर में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए सर, इम्पोर्टेंट ये है इस समय। नहीं सुशील जी, तो वही मैं कह रहा हूं, मतलब वैज्ञानिकों की सलाह, उनकी सिफारिशों को उत्तराखंड में कोई तवज्जो नहीं मिलती, यही ना मानू? आवास जो विकास प्राधिकरण है वो नहीं सुनते किसी वैज्ञानिक की कौन से जोन में है। वो कहते इधर आओ, लड्डू लाए हो, बोले लाए, लड्डू इधर रखो, चाहे जो बनाओ मौज लो। ये तो फिर ऐसा हो रहा है। मैं तो मतलब प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, इसको मैं शब्द बहुत सुंदर शब्दों में भी बोल सकता हूँ। अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, जी हेलो जी, अमिताभ जी, इसमें मैं एक बात कहूंगा आपको जी कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने एक टीम बना रखी है, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ टीम का। जी। उस टीम में क्या होता था कि जो सेंसिटिव इलाके हैं उसमें बेसिकली किस तरह से हमें काम करना चाहिए। तो एक मीटिंग में मैंने भी डीएम साहब को बताया था, संज्ञान दिया था, वो मेरे से पूछने लगे। मैंने कहा सर सब लोग तो अपना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस नहीं बना सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं 1000 लोगों पर हम एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं वहां पर, और उसमें हम कम से कम 15 दिन का ऐसा सिस्टम रख सकते हैं कि उसमें 1000 लोग अपना जीविका चला सके, मतलब रह सके, खाना मिले, दवाई मिले। तब क्या हुआ उस पर? जी नहीं, उन्होंने संज्ञान दिया था शायद, आगे उसको क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके बाद मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात।